Hello students, welcome to Students Nation channel. In this video, we are going to deal some selected questions from the book R.D. Sharma of exercise 2.1 and level 1. The questions of level 2 will be discussed in our next video. So let's start. And the first question of the book R.D. Sharma of exercise 2.1 is find the zeros of each of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and their कोएफिशिएंट्स। यानी कि आपको नीचे दिए गए पॉलिनोमियल्स का जीरोस फाइंड आउट करना है एंड देन आफ्टर उसके जीरोस एंड उसके कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है उसको वेरीफाई करके दिखाना है। तो उसमें क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, बट जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चों को प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, फैक्टराइज करने में, तो उससे ही मैं यहाँ पर डील कर रहा हूँ। सो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जिस भी पॉलिनोमियल का आपको जीरोस निकालना हो उसको आप क्या करते हैं, जीरो के इक्वल करते हैं, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करते हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज्ड नहीं है। यहाँ पर देखिए कि t की पावर 2 इस टर्म में है, बट t टू द पावर 1 वाला तो कोई टर्म है ही नहीं, बट उसके बाद क्या आ गया है, t टू द पावर 0 वाला टर्म आ गया है। तो यहाँ पर क्या रहना चाहिए था, t टू द पावर 1 वाला टर्म रहना चाहिए था, तभी ये पूरा पॉलिनोमियल क्या होता, ये पूरा पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाता। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम अरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में एंड देन उसके बाद फैक्टराइज करेंगे। तो ये देखिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लिया है जो कि है टी स्क्वायर माइनस 0t माइनस 15 और उस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल किया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसे फैक्टराइज करने की कोशिश करनी है। तो फैक्टराइज करने के लिए तो आपको पता है क्लास 9 से कि आपको मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि इसका जो सम हो वो माइनस 0t के इक्वल हो एंड ये जो माइनस 15 और टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 1, इस दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो इस मिडिल टर्म को जो ब्रेक करने के बाद दो टर्म आएगा उसके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो ये देखिए 0t को हम ब्रेक किए हैं किसमें, प्लस रूट 15 एंड माइनस रूट 15 में। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये देखिए प्लस रूट 15 एंड माइनस रूट 15 जब ऐड होगा तो 0 बनेगा और जब इसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्लस और माइनस सम साइन हो गया माइनस और रूट 15 इंटू रूट 15 हो गया 15। तो ये जो माइनस 15 है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है इस कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, इस दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है, इसलिए हमने इसमें ब्रेक किया। तो हमने ये ब्रेक करने के बाद इस तरीके से लिखा। अब क्या करेंगे, इस वाले टर्म में देखिए, इस वाले टर्म में देखिए कॉमन क्या है, तो इसमें t है, इसमें भी t है, तो हमने t कॉमन लिया। अब इस टर्म में बचा क्या, t कॉमन लेने के बाद इस टर्म में क्या बचा, इस टर्म में t बचा, तो t हमने नोट डाउन किया, प्लस था प्लस नोट डाउन किया। अब इस टर्म में देखिए जब हमने t ले ही लिया था कॉमन तो बचा क्या था, रूट 15, तो रूट 15 हमने यहाँ लिया। यहाँ पर मैं बेसिक से बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं, कैसे कॉमन लेते हैं, ताकि आपको क्लियर फिर से हो जाए और उसके बाद मैं फिर डायरेक्टली सारा सॉल्यूशंस बताऊँगा। सो इसमें देखें कि इस टर्म को हमने जब कॉमन लेकर के लिखा तो वो कुछ इस तरीके से हुआ। नेक्स्ट देखें इस वाले टर्म में, इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर रूट 15 है बट यहाँ पर 15 नहीं, यहाँ पर t है बट यहाँ पर t नहीं है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो अब इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ब्रेन लगाना होगा कि आपने पिछले एग्जांपल्स में देखा होगा कि जब भी हम फैक्टराइज कर रहे थे तो फैक्टराइज क्यों कर रहे थे, ताकि लास्ट में कुछ दो ऐसा फैक्टर मिले जो कि इक्वल हो 0 के, और तब हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल करके हम लोग रूट्स निकाल सके। इसीलिए हम लोग कर रहे थे कि हम लोग फैक्टराइज कर रहे थे। बट यहाँ पर आपको क्या करना है कि फैक्टर इस फॉर्म में लाने के लिए आपको ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ सेम करना होगा। ये तो आपको पता है ना कि ये इस फॉर्म में कब आएगा, ये ऊपर वाला चीज़ इस फॉर्म में कब आएगा, जब एक फैक्टर दोनों टर्म में सेम हो। आप जब भी सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि ये वाला जो टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म ये होता है, सेकेंड टर्म ये होता है, इस दोनों टर्म में क्या होना चाहिए, एक फैक्टर, एटलीस्ट एक फैक्टर क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तब जा करके आपको क्या मिलता है, ऐसा दो फैक्टर मल्टीप्लाई में मिलता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला तो हमने अपने से कॉमन ले करके फैक्टराइज करके टर्म के
इसमें डिनोट कर दिया, लिख दिया है। बट इसमें देखिए, इसमें आपको कॉमन नहीं दिखा, तो आपको यहाँ पर ब्रेन लगाना है कि आपको ये वाला चीज़ यहाँ पर पहले कॉपी कर देना है, क्योंकि आपको पता है ना कि क्यों ये करना है। ये करना ताकि ये हो और ये करना है ताकि ये हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसा ही टर्म, ऐसा ही फैक्टर यहाँ पर अपने मन से नोट कर देना है। अब देखना है कि यहाँ पर क्या पुट करे जो ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाला चीज़ रह जाए। यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट आप समझने की कोशिश करें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वाला टर्म हम अपने मन से सेम यहाँ पर उतार दिए पहले ही, बिना कुछ देखे, इसमें इसको नोटिस किए हुए बिना हम अपने मन से ये उतार दिए। उतारने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ ऐसा डालना है, ये सोचना है कि यहाँ पर हम क्या डालें। अभी यहाँ पर √15 आपको दिख रहा है, बट आपको सोचना था कि यहाँ पर क्या डालें जो ये दोनों सॉल्व, ये दोनों प्रोडक्ट होने के बाद इसके इक्वल हो जाए। तो आपको क्या करना है, ये देखिए t है यहाँ पर, बट यहाँ पर क्या है, √15t है, -√15t है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, -√15 डालना होगा, इसलिए हमने यहाँ पे -√15 डाला। अब ये देखिए यहाँ पर था क्या, हमने लिया था +√15, बट आपको यहाँ पे लाना क्या था, -15। तो +√15 और -√15 ही ना हो मल्टीप्लाई होकर के -15 होगा, +√15 मल्टीप्लाइड बाय -√15। फिर से देख ले, -√15 एंड +√15 मल्टीप्लाई होकर के -15 होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या पुट किया है, -√15 पुट किया है। ऐसे नॉर्मली सारे क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप इसी तरीके से कॉमन लेकर के ब्रेक करते हैं और अल्टीमेटली आपको ये वाला फैक्टर सेम मिल ही जाता है बस। बट इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये वाला चीज़ आपको पहले से ही दिमाग लगाना होगा एडवांस में कि यहाँ पर अगर हमने ये वाला टर्म लिखा है तो यहाँ पर भी हमको वही टर्म लिखना होगा, और तब उसके बाद हम ये वाला चीज़, ये वाला पार्ट सोचेंगे और कुछ ऐसा सोचेंगे जो सॉल्व होने के बाद ये आ जाए। इसका ऐसे तो नेक्स्ट मेथड भी है जो मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इस तरीके से ना जा करके आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट फिर भी आपको काम अगर फ्यूचर में कभी पड़ा तो आप ये वाला ब्रेन ज़रूर लगाएंगे कि आप पहले ही फैक्टर नोट डाउन कर लेंगे और तब ये वाला पार्ट सोचेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो इस वाले टर्म में ये वाला चीज़ t+√15 एंड t+√15 कॉमन था, तो हमने t+√15 लिख दिया। अब बचा क्या, t-√15, तो हमने लिख दिया t-√15। अब वो इक्वल टू 0 है ही। अब देखिए, ये फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर 0 के इक्वल है, यानी या तो फर्स्ट फैक्टर 0 के इक्वल होगा या सेकंड फैक्टर या होगा 0 के इक्वल, या दोनों ही फैक्टर 0 के इक्वल होगा। तो फर्स्ट फैक्टर जब 0 के इक्वल करेंगे तो t-√15 इज इक्वल टू 0, यानी t इज इक्वल टू √15, एंड t+√15 इज इक्वल टू 0, यानी t इज इक्वल टू -√15। तो t का हमें दो वैल्यू मिल गया। यही दो वैल्यू क्या कहलाएगा, इस पूरे पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा, क्योंकि हमने निकाला कैसे था, इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 करके निकाला था। इसलिए जो दो फैक्टर मिला और दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हुआ, तो t इज इक्वल टू √15 एंड t इज इक्वल टू -√15, ये क्या निकल गया, आपका रूट्स निकल गया। अब चलते हैं इसके दूसरे मेथड की ओर कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये रहा हमारा दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि सबसे पहले जो भी हमारा पॉलिनोमियल है वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने करके एक मेथड से निकाल ही लिया। अब इस वाले को छोड़ दीजिए, अब इधर आइए। जो भी पॉलिनोमियल है उसे हमें 0 के इक्वल करना है, यही तो रूल है 0 फाइंड आउट करने का, कि जो भी पॉलिनोमियल है उसे 0 के इक्वल करेंगे। अब ये देखिए, इसको हमको फैक्टर फॉर्म में लाना है। तो आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² - b² इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a-b। तो हमने इसी रूल के हिसाब से, यहाँ पर देखिए दो फैक्टर मिलता है a+b एंड a-b, इसी रूल के हिसाब से हमने लिखा t² -15। बट देखिए ये अभी फॉर्म को a² - b² के फॉर्म को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हमें इसको पहले फुलफिल करवाना होगा। वो कैसे होगा, तो t² -15 को आप क्या लिख सकते हैं, t² -√15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। t² -15 को t² -√15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए बन गया a² -b² के फॉर्म में आ गया, जहाँ पर a क्या है, a है t एंड b क्या है, b है √15। तो a² - b² का फॉर्मूला भी हमने बताया ना, a - b एंड a+b। तो a+b, जहाँ पे a क्या था t और b क्या था √15, एंड a - b, a क्या था t एंड b क्या था √15। तो इस तरीके से भी हमें क्या मिल गया, इस तरीके से भी हमें दो फैक्टर मिल गया जो कि 0 के इक्वल हो गया। अब क्या जानते हैं कि जब भी ये ऐसा लास्ट स्टेप आ जाए, अब क्या करना, फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल, सेकेंड फैक्टर को 0 के इक्वल,
और तब फिर हमारा टी का दो वैल्यूज़ निकल जाता है। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में टी का दो वैल्यूज़ निकल गया, टी इज इक्वल टू प्लस रूट 15 एंड टी इज इक्वल टू माइनस रूट 15। यही दोनों क्या है, हमारा जीरोज है। अब इसका वेरिफिकेशन करना है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में मैं बता दे रहा हूँ कि वेरिफिकेशन कैसे होता है, हालांकि हमने एग्जाम्पल्स में भी बताया था, फिर भी एक बार देख ले। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको जो आपका जो जीरोज निकला है, दो जो जीरोज निकला है उसका आपको सम निकालना है। तो जीरोज कितना, रूट 15 एंड माइनस रूट 15, तो रूट 15 माइनस रूट 15 का सम करेंगे तो कितना आया, जीरोज आया। ठीक है, अब इसको रहने दे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी। टी की कोएफिशिएंट क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें, टी की कोएफिशिएंट क्या थी, टी की कोएफिशिएंट टी, देखिए हमारा जो आया था पॉलिनोमियल वो एक्चुअल में क्या था, वो था टी स्क्वायर माइनस 0t प्लस, सॉरी ये प्लस नहीं था, जीरो टी माइनस रूट 15, ये पॉलिनोमियल था। इसमें टी की जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, माइनस 0 है। टी की कोएफिशिएंट माइनस 0 है, तो माइनस 0 हमने पुट कर दिया, माइनस 0 हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट देखें कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या थी, देखिए हमने जो पॉलिनोमियल लिखा है ऊपर में, ये देखिए टी स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है। टी स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर हमने क्या लिखा, 1 लिखा। तो माइनस 0 बाई 1 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या देखा कि सम ऑफ जीरोस जब हमने किया और माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर किया तब भी कितना निकला, 0 ही निकला। यानी इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है कि जो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस है जो कि कितना आया, 0 ही आया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस को हम अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते थे, वो कितना आया, जीरोस आया। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी किससे डिनोट करते थे, बी से। कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर किससे डिनोट करते थे, ए से। तो माइनस बी बाई ए कितना आया, ये भी 0 ही आया। यानी माइनस बी बाई ए भी 0 और अल्फा प्लस बीटा भी कितना निकला, 0 ही निकला। यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल है माइनस बी बाई ए। यानी हमने वेरीफाई करके दिखा दिया कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट टी बाय कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। तो हमारा जो रिलेशनशिप, सबसे पहला रिलेशनशिप था वो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट रिलेशनशिप है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो दोनों जो जीरोस था हमारा, एक रूट 15 और एक माइनस रूट 15, उसका प्रोडक्ट हमने निकाला, कितना निकला, माइनस 15। अगेन अब आ जाए कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितना था, माइनस 15 था, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 था, दोनों को हमने सॉल्व किया, कितना निकला, माइनस 15। तो इस दोनों से आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो भी माइनस 15 है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर वो भी कितना है, माइनस 15 है। हमने प्रोडक्ट रूट्स को अल्फा बीटा से डिनोट किया था, तो अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो कितना निकला, माइनस 15 निकला। अगेन कांस्टेंट टर्म को सी से डिनोट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर को ए से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल अगर आपने नहीं देखा है तो एग्जाम्पल देखिए, हम किस किस अल्फ़ाबेट से हम क्या क्या चीज़ को डिनोट करते हैं वो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। सो सी बाई कितना निकला, माइनस 15 निकला। तो हमें इससे क्या प्रूफ, हमने इससे क्या वेरीफाई कर दिखाया कि अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा नहीं होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ये वेरीफाई हो गया। सेम टू सेम अब इसी तरीके से इसका भी जीरोस, इस भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है और वेरीफाई करना है। तो अब इसमें उतना एलोबरेट करके मैं नहीं बताऊंगा, आपको फर्स्ट एग्जांपल से ही क्लियर हो गया होगा। बस इसमें मैं ये दिखाने वाला हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसका जीरोस निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखिए जो पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो देखिए ये एच स्क्वायर का पावर 2 है, एस का पावर 1 है, एंड यहाँ पर एस का पावर 0 है, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसका जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल करना है। जीरो के इक्वल क्यों करते हैं, जीरोस निकालने के लिए। सिंपल सा सेंटेंस याद रखें, जीरोस निकालने के लिए जीरो के इक्वल करें। तो जो पॉलिनोमियल है उसे जीरो के इक्वल कीजिए। अगेन अब सॉल्व करना चालू कीजिए और फैक्टराइज कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे हमने फैक्टराइज किया है। ये देखिए जो पॉलिनोमियल था जीरो के इक्वल किया। यहाँ पर क्या है, आपको मिडिल टर्म ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो आप क्लियरली देखें। हम मिडिल टर्म क्यों ब्रेक करते थे, ताकि ये इसका कांस्टेंट टर्म का और एच स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल हो, ये मिडिल टर्म का जो ब्रोकन पार्ट होगा। बट यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट क्या आएगा, 2√2 आएगा। ओके,
प्रोडक्ट क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट का 2√2 आएगा। और यहाँ पर मिडिल टर्म जो है वो देखिए ये ऑलरेडी ब्रेक है, एक पार्ट है -1 और एक पार्ट है -2√2। क्या देखिए चेक कीजिए, तो अगर हम इसी को लिख देते हैं, इसी को हम ब्रोकन पार्ट कहते हैं, तो क्या प्रोडक्ट इक्वल होगा। तो पहला पार्ट है 2√2, तो 2√2 वो भी किस में, माइनस में, यानी नेगेटिव है, और इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2√2 इंटू 1 कितना हो गया, 2√2 हो गया। यानी ये देखिए ये, तो हमने क्या देखा कि जो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर का जो एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ये दोनों का प्रोडक्ट इस दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसी को ब्रोकन पार्ट मान सकते हैं। तो इसलिए हमने ब्रोक कर दिया, देखिए ब्रेक कर दिया, 2s स्क्वायर था, इसको ब्रेक किया तो ब्रैकेट ओपन हुआ तो क्या हुआ, -1 था, -1 यहाँ आ गया, -1s, इसलिए हमने इधर किया है क्योंकि कॉमन लेने में इजी हो, अभी ये मैं बताऊंगा। तो -1 यहाँ पर आ गया, -1 s भी था तो -1s आ गया, -2√2s तो -2√2s, इसी में हमने ब्रेक करके लिख दिया ये वाला इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं, हमने इसको इस तरफ क्यों किया, क्योंकि कॉमन लेने में इजी हो, आपको यहाँ पर कॉमन लेने में इजी हो। आप चाहे तो इधर भी लेकर के कॉमन ले सकते हैं, बट थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 2√2, क्योंकि देखिए यहाँ साफ इस टर्म में और इस टर्म में 2 कॉमन दिख रहा है, इसलिए हमने इस वाली चीज को पहले लिखा, इस वाले को बाद में लिखा। अब इसमें देखिए कॉमन हमने क्या लिया, 2s स्क्वायर और -2√2s में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, 2 तो दोनों में है, s भी दोनों में है, तो 2s हमने कॉमन ले लिया। 2s कॉमन लिया तो बचा क्या, इस 2s स्क्वायर में 2s गया तो s बचा, -2√2s में 2s तो हमने ले लिया, बचा क्या, √2 बचा। इसमें कॉमन देखिए, यहाँ पर √2 है बट यहाँ पर √2 नहीं है, यहाँ पर s है बट यहाँ पर s नहीं है, तो कॉमन आप क्या लेंगे, तो इस s वाले में 1 है, इस √2 वाले में भी 1 है, तो आप 1 ही कॉमन लेंगे। तो 1 जैसे ही कॉमन लेंगे, बट यहाँ पर ध्यान रखना है आपको ये कि जब भी सेकेंड वाले पार्ट में आप कॉमन लेंगे तो वो इस तरीके से लेंगे कि जो फैक्टर बाद में बचे वो इसी के इक्वल हो। ये बात आप ध्यान रखें कि कभी भी कॉमन लेने का हमारा जो मोटो है, हमारा जो मकसद है वो ये है कि नेक्स्ट वाला जो फैक्टर आए वो इसके इक्वल आए, इसीलिए हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रखें, अगर आप यहाँ पे +1 लेते हैं, लेने का तो आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -s लिखना पड़ेगा एंड अगेन यहाँ पर -√2 लिखना पड़ेगा, तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा क्योंकि ये वाला फैक्टर इस वाले फैक्टर के इक्वल नहीं होगा और आप कॉमन नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल होना चाहिए। तो आप क्या लेंगे यहाँ पर कॉमन, 1 ना लेकर के -1 लेंगे, ताकि यहाँ पर क्या हो जाए, s ही बचे। अगर ये माइनस यहाँ पर लाना है तो आप -1 ले कॉमन में, क्योंकि s जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी s पॉजिटिव है, इसीलिए इस बात का आप ध्यान रखें। आगे बढ़े, देखिए तो -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर s, इसमें +√2 में -1 कॉमन ले लिए तो यहाँ -√2 बचा। अब देखिए ये दोनों फैक्टर सेम हो गया, अब इस दोनों में यानी इस टर्म में देखिए ये फैक्टर, इस टर्म में ये फैक्टर सेम है, तो हमने वही कॉमन ले लिया, s -√2, और बचा क्या, 2s -1, वो भी लिख दिया। अब देखिए दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है, तो पहला फैक्टर भी 0 के इक्वल, दूसरा भी फैक्टर 0 के इक्वल, इसलिए s का जो है दो वैल्यूज मिलेगा, एक √2 और एक 1/2, यही दोनों क्या होगा, ऊपर वाले पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। अब बात रही वेरिफिकेशन की, तो आपको सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकाल लेना है, जो कि ये निकला, फिर -b/a निकाल लेना है। b किसको कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ s को, और a किसको कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर को। इसे सॉल्व करके आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सेम आपको वही दिखा देना है कि सेम निकला जो सम ऑफ जीरोज निकला था, यानी कि सम ऑफ जीरोज कोएफिशिएंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर के इक्वल है। तो इस तरीके से सम ऑफ रूट्स भी वेरीफाई हो गया। अब बात रहा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, तो जो रूट्स निकला उसका प्रोडक्ट आप निकालिएगा तो √2/2 निकलेगा। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर कीजिएगा तो √2/2 निकलेगा। इससे भी हमने क्या वेरीफाई कर लिया कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो इक्वल होता है। रूट्स का मतलब आप जानते हैं ना, जीरोस को ही रूट्स कहते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहें या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का एक ही बात है, वो इक्वल किसके, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा
इज इक्वल टू सी बाय ए। सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। इसलिए इस तरीके से रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी आपको जो फोकस करना है, सब कुछ तो सेम ही है, जीरोस निकालना है और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। वो तो ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, हार्ड वर्क नहीं है, बट जो वर्क है वो है कि हम इसको किस तरह ब्रेक करें, फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करना सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे हार्ड वर्क है। तो यहाँ पर देखें कि आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो देखें यहाँ पर ब्रेक करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ प्लस में नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने इसके सॉल्यूशन को निकाला है, इसके ज़ीरोज़ को निकाला है। ये देखिए पॉलिनोमियल वाई में है। आपको करना क्या होता है, मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो -5 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा? -5। यानी कि मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो प्रोडक्ट हो वो कितना हो? -5 हो। मिडिल टर्म देखिए क्या है, 3√5 है, 3√5/2 है। तो सबसे पहला बात ये कि -5 कब आएगा? -5 तब आएगा जब जो ब्रेक किया हुआ पार्ट होगा उसमें एक टर्म प्लस होगा, एक टर्म माइनस होगा, एक टर्म प्लस होगा और एक टर्म माइनस होगा, तभी ना प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा। तो साइन भी क्या बचेगा? रिजल्ट का माइनस ही बचेगा। जो प्रोडक्ट निकलेगा वो कितना बचेगा? माइनस। आपको फोकस किस पे करना है? आपको फोकस इस -5 पे करना है। हमको मिडिल टर्म इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट कितना है? -5 आए। तो सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट एक टर्म प्लस में, एक टर्म माइनस में होगा। दूसरी बात, दोनों में √5 होना चाहिए। क्यों बोल रहे हैं √5 होना चाहिए? क्योंकि पता है ना, देखिए यहाँ पर एक में √5 है, तो यानी कि जो भी टर्म है उसमें √5 आपको दोनों में लेना होगा, तभी ना √5 इंटू √5 कितना बन जाएगा? रिजल्ट में 5 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है और मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। तो ये देखिए हमने जब ब्रेक किया तो क्या मिला? एक मिला -√5/2y और एक मिला +√25y एक मिला -√5/2y, एक मिला +2√5y। ये देखिए इसको सॉल्व अगर करेंगे इस दो टर्म को, तो -5√5/2 +2√5 ये कितना हो जाएगा? ये ऐड होकर के 3√5/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप और मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 इंटू √5 5 हो गया, 2 डिवाइड में था, 2 मल्टीप्लाई में है। ये दोनों जब होगा तो क्या हो जाएगा? ये दोनों कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस प्लस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे ब्रेक करेंगे। और नेक्स्ट फिर तो आप जानते ही हैं कि इससे कॉमन ढूंढना है। इसमें y है, इसमें y है, तो y कॉमन लिए, रेस्ट बचाइए। इसमें भी क्या करना है? इसमें भी फिर से आपको वही ब्रेन लगाना है कि हमें ये फैक्टर के इक्वल लाना है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें से कॉमन ढूंढेंगे नहीं, इसी फैक्टर को यहाँ लिख देंगे, इस फैक्टर को लिख देंगे। किस फैक्टर को? ये जो फैक्टर हमने फर्स्ट टर्म में से कॉमन लेने के बाद जो फैक्टर हमें मिला उसको इसके इक्वल कर देंगे। और उसके बाद क्या करना है? जब यहाँ पर लिख देंगे ऑलरेडी, तब यहाँ से क्या करना है? हमें कॉमन इस तरीके से यहाँ पर ये वाला टर्म डालना है कि सॉल्व होने के बाद ये वाला टर्म आए। देखिए यहाँ पर अगर हम लिखते हैं अपने मन से y -√5/2, अब हमें लाना क्या है? यहाँ पर 2√5y। तो यहाँ पर y तो ऑलरेडी है, यहाँ पर क्या डालना चाहिए कि रिजल्ट बचेगा 2√5y। तो y में क्या मल्टीप्लाई होगा? 2√5 मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमने क्या पुट किया? 2√5 पुट किया। आपको ध्यान ये रखना है कि ये वाला पार्ट आपको पहले नहीं लिखना है, आपको पहले इतना सा काम कर लेना है, कॉमन निकाल लेना है। फिर उसके बाद ये वाला को, इस वाले फैक्टर को जस्ट यहाँ पर कॉपी करके लिख देना है। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, इस वाले को इस यहाँ पर कॉपी करके लिख देना है। इस वाले को अभी इसके बारे में अभी कुछ नहीं सोचना है। आपने इससे कॉमन ढूंढा, वाई फैक्टर लिख दिया जो निकलना था। अब इसी फैक्टर को आपको यहाँ कॉपी कर देना है। अब सोचना है कि यहाँ पर क्या पुट करें। ये अभी भूल जाए, ये हमने पहले नहीं लिखा था, पहले हमने ये लिखा था, देन आफ्टर ये लिखा है। तो सबसे पहले ये लिखने के बाद अब सोचेंगे कि यहाँ तो y है और हमें लाना क्या है? 2√5y लाना है। तो यहाँ पर क्या डालेंगे? 2√5 डालेंगे। डालने के बाद अब ये भी देखें कि ये दोनों सॉल्व होने के बाद ये आ रहा है, और ऑलरेडी ये दोनों सॉल्व होने के बाद भी क्या आ रहा है? यही आ रहा है। हमारा जो फैक्टर लेने का काम था वो शॉर्टकट में ही निकल गया और ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ा।
नेक्स्ट जो काम है वो तो इजी ही है, आप जानते ही हैं कि पहले इस दोनों टर्म में से फैक्टर ढूंढे। पहला ये वाला फैक्टर हमने ऑलरेडी अपने ब्रेन से कॉमन ही कर दिया था, तो कॉमन वाला फैक्टर यहाँ लिख दिया, और दूसरा जो बचा ये यहाँ लिख दिया। ये दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है, तो पहला वाला भी 0 के इक्वल, दूसरा वाला भी 0 के इक्वल, और इस तरीके से y का वैल्यू एक √5/2 और एक y माइनस √5/2। बात रही वेरिफिकेशन की, तो सम ऑफ जीरोस निकालना है, फिर -b/a निकालना है, दोनों को सेम दिखा देना है। अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी सेम वही करना निकालना है, जो कि निकला है यहाँ पर -5। कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ y², वो भी कितना निकला है -5, और इस तरीके से वेरीफाई हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी -5 एंड कांस्टेंट टर्म यानी c/a वो भी कितना है -5 है, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना निकला c/a, और अल्फा प्लस बीटा पिछले स्लाइड में दिखाया हमने वो कितना होता है -b/a। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पर इसको भी क्या करना है आपको, इसे भी आपको जीरोस निकाल करके इसके रिलेशनशिप जो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में बनते हैं वेरीफाई करना है। बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मिडिल टर्म को ब्रेक करना। मिडिल टर्म को ब्रेक करना आपको सीखना होगा, इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ पर देखिए आपको प्रोडक्ट कितनी निकालनी है, मिडिल टर्म के ब्रोकन पार्ट को की प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए, -15 × 1, तो -15 × 1। देखिए किस तरीके से सोचते हैं हम लोग, -15 × 1 यानी प्रोडक्ट कितनी निकालनी है -15। अब देखिए हमें फोकस किस पे करना है, हर एक पार्ट पे। सबसे पहले क्या लाना है, सम ये देखिए कि साइन क्या होना चाहिए प्रोडक्ट का माइनस, तो यहाँ तो क्लियरली है कि एक टर्म की प्लस होनी चाहिए और दूसरे टर्म की क्या होनी चाहिए माइनस होनी चाहिए, तभी ना प्रोडक्ट में ये जो माइनस है माइनस होगा। नेक्स्ट क्या है 15 कब बनेगा, ये देखिए ये तो √3 है, यानी कि √3 आपको जब भी रूट वाला टर्म बीच में मिले ना, आप ये हमेशा याद रखिए कि वो दोनों में मौजूद रहेगा ही, दोनों टर्म में जो ब्रोकन पार्ट है वो दोनों में रहेगा ही, दोनों ब्रोकन पार्ट में ये रूट वाला टर्म रहेगा ही। अब देखिए ये क्या है 4 को आप किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, ताकि देखिए 3 तो 3 √3 कितना हो गया 3 हो गया, लाना है और कितना है फिर से आप समझ लें, क्लियर नहीं हो रहा है तो -15 है 1 है, तो कितना हो गया प्रोडक्ट कितना लाना है हमको -15। दूसरा हमने क्या सोचा, ये माइनस है तो हमें क्या लाना है, मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि क्या आना चाहिए प्रोडक्ट में माइनस। तो ये कब पॉसिबल है, जब एक टर्म प्लस हो एक टर्म माइनस हो, तो एक टर्म पहले वाले को प्लस ले लेते हैं दूसरे वाले को माइनस ले लेते हैं। ये हो गया साइन का काम। अब आना है वैल्यू पर, तो वैल्यू के लिए ये सोचें कि सबसे पहले देखें यहाँ रूट वाला टर्म है, तो आपको हमने कहा कि जब भी रूट वाला रहे आपको रूट कॉपी कर देना है, तो रूट था दोनों में रूट वाला टर्म कॉपी कर देना है। अब देखिए +√3 और -√3 कितना बनाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद बनाएगा -3, +√3 -√3 मल्टीप्लाई होने के बाद -3 बनाएगा। अब आफ्टर ये देखे कि ये वाला टर्म 4√3 जो है वो उसके पीछे क्या है 4 है, और आपको यहाँ पर इस -3 अभी तक आपने जो भी टर्म बनाया है +√3 एंड -√3, इस दोनों का प्रोडक्ट अभी तक करने पर आपको क्या मिला है -3 ही सिर्फ मिला है। -15 बनाने के लिए और आपको क्या चाहिए, ×5 चाहिए, यानी 5 और चाहिए मल्टीप्लाई होना। तो वो कब पॉसिबल है, जब यहाँ पर और यहाँ पर कुछ ऐसा पुट करे जिसका सम 4 हो और मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट 5 हो। तो क्या आप 5 × 1 डाल सकते हैं, ध्यान से सोचें 5 × 1 डाल सकते हैं। ये देखिए 5 × 1 5 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और √3 × √3 3 हो गया, तो बन गया -3 × 5 = -15। तो इसी तरीके से आपको सोचना होता है। देखिए हमने ब्रेक किया है उसी में, 4√3 भी था, 5√3 भी और -√3 भी। यहाँ पे 1 तो नहीं है तो अपने मन से आप डालेंगे ही ना। सो 5√3 भी -1√3 भी। यहाँ देखिए प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया, 5 × 1 कितना हो गया 5 हो गया, और √3 × -√3 क्या हो गया -3 हो गया। तो प्रोडक्ट क्या बन गया -√15 बन गया। इसी बात पर आपको फोकस करना है कि हमें प्रोडक्ट बनाना है और सम पे भी ध्यान रखना है। सम भी देखें 5√3 -1√3 कितना हो गया 4√3 हो गया। तो इसी पर आपको फोकस करना है, और फिर उसके बाद ब्रेक करने के बाद आपको तो नेक्स्ट स्टेप पता ही है। मैं वीडियो की लेंथ उतना लंबी नहीं करना चाहता,
तो आपको जो है फर्स्ट ही क्वेश्चन में इलेबोरेट करके बता दिया है कि कैसे आपको ये कॉमन निकालना है। कॉमन लेने में फिर से एक बार आपको कह देना चाहता हूँ कि इस टाइप के जब भी रूट वाला चीज़ आए, यहाँ पर बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। रूट वाले सिस्टम में ये देखें कि सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म आपको मिला है उससे पहले वी कॉमन ले, वी है ना दोनों में कॉमन, कॉमन जो भी आ रहा है वो आप ले वी कॉमन था लिखे, बचा क्या, इस वी स्क्वायर में वी बचा, वी कॉमन लेने के बाद वी बचा, वी लिखा, प्लस था प्लस लिखा, इसमें देखिए वी, इसमें से वी हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, कॉमन कर लिया, तो बचा क्या 5√3 बचा। तो इस तरीके से हमें इस टर्म से ये मिल गया। अब जस्ट इसके बाद आपको क्या करना है, यही वाला जो फैक्टर है यहाँ पे कॉपी कर देना है। ये मैंने बाद में लिखा है, अभी क्या कह रहा हूँ कि ये वाला इसे आपको यहाँ पर कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद क्या करना है, ये जब कॉपी आपने कर दिया, अब आपको सोचना है कि यहाँ पर क्या पुट करें जो कि इस दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल हो जाए। अब बात समझ रहे हैं, ये वाला फैक्टर कॉपी करें और तब सोचे कि यहाँ पर क्या पुट करें जो इस दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल हो जाए। तो उसके लिए आप ये सोचे v तो है ऑलरेडी, यहाँ पे भी v है, चाहिए क्या हमें -√3, इसलिए हमने क्या पुट किया -√3, बाद में हमने पुट किया, ये बात आप ध्यान रखें। और नेक्स्ट आप ये देखें कि ये तो ऑलरेडी ये आना ही है, देखिए तो -√3 जब हम बाद में पुट कर दिए तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, -√3 प्लस 5√3, तो 5 बन जा 5 और -√3 प्लस √3 कितना हो गया 3, तो 5 इंटू -3 कितना हो गया -15, यानी वही आया। यहाँ पर जो ट्रिक है, जो ब्रेन है, वो ये है कि आपको फैक्टर पहले लिखना है, बाद में यहाँ पर ये वाला वैल्यू सोचना है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे इजीली, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट ये देखें कि इसमें से कॉमन तो हमने जानबूझ करके यही लिया था, और नेक्स्ट जो बचा v -√3 वो लिख दिया, इक्वल टू 0 हो गया। इस तरीके से v -√3 वाला भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, तो v इक्वल टू कितना निकल गया, √3 निकल गया। और इस वाले से v प्लस 5√3 था ना, इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन से क्या निकलेगा, v इक्वल टू -5√3, आप यहाँ देख लें। तो इस तरीके से आपको 2 जीरोज मिल जाएगा, v का 2 वैल्यू मिल जाएगा जिसे हम जीरोज कहते हैं, जो कि आपको क्या दिख रहा है, एक है v√3 और एक है v -5√3, यही दोनों जीरोज है। फिर इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, जो कि इजी है, सम ऑफ जीरोज, पहला जीरो ये था, दूसरा जीरो ये था, सम किया -4√3 निकला, और माइनस कोएफिशिएंट ऑफ v, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ v एंड कोएफिशिएंट ऑफ v स्क्वायर, तो ये देखिए ये निकल गया, दोनों क्या सेम है। कोएफिशिएंट ऑफ v को क्या कहते हैं, b कहते हैं, एंड कोएफिशिएंट ऑफ v स्क्वायर को क्या कहते हैं, a कहते हैं। ये माइनस हमारा फॉर्मूले से आया है, और इस तरीके से सम ऑफ जीरोज इक्वल दिखा दिया हमने। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना निकला, -15 कांस्टेंट टर्म यानी c, और कोएफिशिएंट ऑफ v स्क्वायर यानी ये, इसे c कहते हैं, इसे a कहते हैं, यानी c डिवाइडेड बाई कितना निकला, ये भी -15 निकला। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, वो भी कितना निकला, -15 निकला, वो भी कितना निकला, -15 निकला। c बाई भी कितना निकला, -15 निकला। इस तरीके से हमने दिखा दिया कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ v स्क्वायर। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज नेगेटिव ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें क्या करना है, ना ही आपको जीरोज निकालना है, ना ही रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है। इसमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और इस पॉलिनोमियल में जो ये टर्म k यूज़ किया है, इस k का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्चुअल में k क्या है, एक कांस्टेंट है जो यहाँ पर पुट किया हुआ है, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले एक हिंट के तलाश करें आप, यहाँ पर कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर दिया गया होगा। देखिए हिंट ये है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज नेगेटिव ऑफ द अदर, यानी देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फर्स्ट लेक्चर से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और फर्स्ट लेक्चर से आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 जीरोज होती है, उसे हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से, ठीक है। अब ये देखिए कि पहला जो मतलब 1 ऑफ द जीरो है, यानी 2 जीरोज में से जो एक जीरो होगा इस पॉलिनोमियल का, 2 जीरोज में से जो एक जीरो होगा वो नेगेटिव है दूसरे का, यानी एक अगर 2 है, एक 0 2 है, तो दूसरा क्या है -2, समझे बात को। एक जीरो जो भी होगा इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोज निकलेगा, उसका 1 0 क्या होगा, यानी 1 ऑफ द जीरो, 2 जीरो में से कोई एक जीरो क्या होगा, दूसरे जीरो का नेगेटिव होगा, यानी कि एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, -अल्फा होगा। एक अगर 5 है तो दूसरा क्या होगा, -5 होगा। तो फिलहाल हमें तो दोनों में से किसी भी जीरो के बारे में, जीरो की वैल्यू नहीं पता है, बट हाँ साइन पता है, यानी कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो हम मान लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल का जो भी
रूट हो सॉरी जीरो होगा वो एक को मान लेते हैं अल्फा और दूसरे को क्या मान लेते हैं माइनस अल्फा। तो रूट्स क्या होगा, नेगेटिव था इसलिए हमने रूट्स को कैसा माना, एक को अल्फा माना। ध्यान रखें हमने कहा था कि अल्फा और बीटा मानेंगे, बट यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया। उस टाइम क्या था, अल्फा और बीटा क्यों मानते थे, क्योंकि ना ही अल्फा के बारे में कुछ पता था ना ही बीटा के बारे में पता था, इसलिए हम अल्फा और बीटा दो अलग अलग रूट्स लेते थे। बट इस क्वेश्चन में देखें कि एक रूट्स तो आप जब अपने मन से मान लेंगे तो दूसरा रूट्स को नेगेटिव मानना ही होगा। और नेगेटिव में नेगेटिव कहा है बट वैल्यू क्या है, वैल्यू तो सेम है, इसलिए आपको एक की वैल्यू अगर आप अल्फा लिए हैं तो दूसरी कोई भी वैल्यू क्या लेंगे, अल्फा ही लेंगे। बस यही फर्क है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, जैसा कि क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप फोकस करें कि ये जो पॉलिनोमियल है क्या आप इसके रूट्स निकाल सकते हैं, जीरोस निकाल सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड से मिडिल टर्म को ब्रेक करके? नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जो मिडिल टर्म है उसमें के यूज़ कर दिया है। 9 4 36 तो हो जाएगा प्रोडक्ट, बट इसको आप कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे प्रोडक्ट निकालेंगे, रियल वैल्यूज तो आएगी ही नहीं। यानी कि क्लियर है कि इस पॉलिनोमियल का हम जीरोस ट्रेडिशनल वे से नहीं निकाल सकते हैं। और तब हमने बताया था एग्जाम्पल में, ऐसा कुछ भी टाइप का क्वेश्चन आए जहां पर आप जीरोस ट्रेडिशनल वे से नहीं निकाल पा रहे हो, तब आप फोकस करेंगे रिलेशनशिप के तरफ। यानी आपको अल्फा और बीटा कैसे निकालनी होगी, रिलेशनशिप की हेल्प से निकालनी होगी, जो कि अल्फा प्लस बीटा होती है बी बाई ए, एंड ये कितनी होती है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। इस तरफ आपको फोकस करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले ए हमने नोट डाउन कर लिया 4 है, बी कितना है -8 के है, एंड सी कितना है -9 है। ये देखिए ए किसको कहते हैं, हम ए कहते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पर ए इक्वल टू 4 है। एक्स की कोफिशिएंट -8 के, इसको भी हम लोग बी कहते हैं। एंड कांस्टेंट टर्म क्या है -9, इसे हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं। ध्यान रखें कि अगर कभी भी कांस्टेंट टर्म में माइनस है तो आप माइनस के साथ लेंगे। इसका हमने तरीका भी बताया था क्यों माइनस में लेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के बाद हमें वही मिलेगा। नेक्स्ट देखें, जब हमने ए बी सी नोट डाउन कर लिया तो अब हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ, रूट्स की तरफ। रूट्स हमारा क्या है, अल्फा बीटा नहीं है इस बार है अल्फा इंटू माइनस अल्फा, अल्फा एंड माइनस अल्फा। अब क्या करेंगे, हम लोग रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे, जो कि क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है। इस तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। रूट्स हमने क्या क्या मान रखा है, ध्यान दे, रूट्स हमने क्या क्या मान रखा है। रूट्स हमने माना है एक अल्फा और दूसरा माइनस अल्फा। क्यों ऐसा माना है बता दिया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में ही वैसा दिया गया था। अब देखिए सम ऑफ रूट्स सबसे पहले हमने निकाला, रूट्स था एक अल्फा एक माइनस अल्फा, सम ऑफ रूट्स कितना हुआ, 0 हुआ। नेक्स्ट बढ़े, माइनस बी बाई ए हमने निकाला, माइनस बी बाई ए, बी पता है ना ऊपर से, और ए भी पता है, बी कितना है -8 के, ए कितना है 1 है, तो माइनस ऑफ -8 के डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 8 के। और हमें रिलेशनशिप से पता है ना कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। हमने रिलेशनशिप में पढ़ा है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। सम ऑफ रूट्स कितना आया 0, माइनस बी बाई ए कितना आया 8 के, तो 8 के इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स होगा। इस तरीके से के इक्वल टू कितना निकल गया 0, तो हमें के का वैल्यू फाइंड आउट निकल गया। यहाँ पर आप ध्यान रखिए हमने कोई भी रूट्स नहीं निकाला ट्रेडिशनल वे से, हमने रिलेशनशिप के हेल्प से हमने ये के की वैल्यू निकाली है। क्योंकि जब भी रिलेशनशिप को यूज़ करेंगे तो कोएफिशिएंट यूज़ होगा ही होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जब यूज़ करते हैं तो माइनस बी बाई ए आता है। यहाँ पर देखिए बी कोएफिशिएंट यूज़ हुआ और कोएफिशिएंट में क्या यूज़ था, के यूज़ था, तो हमने एक इक्वेशन बिल्ड कर लिया 8k इज इक्वल टू 0। इस तरीके से के निकल गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो क्या है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर हिंट थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो रूट्स है उसका जो सम है, मतलब जीरोस का जो सम है वो इक्वल है प्रोडक्ट के। अच्छे से पढ़े और क्वेश्चन को समझे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है स्टूडेंट्स का कि वो क्वेश्चन नहीं समझना जानते हैं। इफ द सम ऑफ द जीरोस of the quadratic polynomial this ft is equal to kt square plus 2t plus 3k is equal to their product, यानी कि जो जीरोस का सम है इस पॉलिनोमियल का, जीरोस का सम है वो इक्वल है उसके प्रोडक्ट के, उसके किसके, जीरोस के प्रोडक्ट के। यानी अगर एक मिनट, यानी ए अगर रूट्स है अल्फा और बीटा तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स इक्वल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो इस तरीके से हमें ये हिंट दिया हुआ है, बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है के की वैल्यू। इसके लिए क्या सोचना होगा, एक इक्वेशन ऐसा बनाना होगा जिसमें के यूज़ हो और सिर्फ के ही यूज़ हो, तब आपका क्या होगा, के का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी सॉल्यूशन कैसे हमने फाइंड आउट
की है, सॉल्यूशन कैसे निकाली है। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसे हमने नोट डाउन कर लिया, वो क्या है kt² + 2t + 3k। यहाँ पर हमने बताया ना कि इसकी तो आप ट्रेडिशनल वे से जीरोस नहीं निकाल सकते, अगर निकाल सकते तो आप सब कुछ फाइंड कर सकते थे, बट आप नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ देखिए के को यूज़ कर दिया है, और आप जब भी प्रोडक्ट करेंगे और मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी ना, कभी निकाल ही नहीं सकते आप। तो आपको क्या करना होगा, अब आपको देखना होगा रिलेशनशिप से, यानी कि जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप बिल्ड होता है उसके हिसाब से देखना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कोफिशिएंट को नोट डाउन कर लेंगे। ए कितना है, के बी कितना है, 2 सी कितना है, 3 के। यहाँ देखिए ए किसको कहते हैं, t² के कोफिशिएंट को इसको कहते हैं ए, टी के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं बी, यहाँ पर 2 है, और के और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे कितना कहते हैं, सी कहते हैं। सी कितना है, 3 के है। इस तरीके से हमने ए बी सी नोट डाउन कर लिया है। अब हम जानते हैं सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। एक्चुअल में हम ये जानते नहीं है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, बट सम ऑफ फ्रूट्स होता क्या है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होता क्या है c/a। और हमने ये जो लिखा है सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ये अपने मन से नहीं लिखा है, क्वेश्चन में दिया है तभी लिखा है। ये स्पेशल केस है इस क्वेश्चन के लिए, सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इस क्वेश्चन के लिए स्पेशल केस है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, बट एक्चुअल में जनरली ऐसा कोई रूल नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये दिया हुआ था हिंट, इसी से हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमने इक्वेशन बना लिया, सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। अब देखिए सम ऑफ फ्रूट्स कितना एक्चुअल में कितना होता है, सम ऑफ फ्रूट्स होता है -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना होता है c/a। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, b की वैल्यू कितनी हमने ऊपर से फाइंड आउट की थी, ऊपर से नोट करें b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 2, b की वैल्यू कितनी है 2 है। सो b की वैल्यू जो 2 है वो हमने 2 पुट कर लिया, -b था तो -2 हो गया। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू k है तो a की जगह पे क्या पुट कर दिया, k पुट कर दिया। c की वैल्यू कितनी है 3k है तो c की जगह पे हमने 3k पुट किया, a की वैल्यू कितनी है k है, यानी हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब दोनों इक्वल हो गया, देखिए इक्वेशन बन गया एक। जो मेन मोटो था हमारा k निकालने का, बताया था हमने कि k कब निकलेगा, जब हम एक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। तो -b/a इज इक्वल टू c/a एक इक्वेशन निकल गया। इसके हेल्प से देखिए जब हमने b, a और c की वैल्यूज़ को पुट की इस इक्वेशन में तो एक इक्वेशन बिल्टअप हुआ जिसमें बस k वेरिएबल यूज़ हुआ है। एक इक्वेशन यूज़ हुआ जिसमें k वेरिएबल यूज़ हुआ है, एंड इस तरीके से हमने सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल ली जो कि निकली -2/3। इस क्वेश्चन से ही हमारा लेवल 1 का जो सम सेलेक्टेड क्वेश्चंस था लेवल 1 तक का वो आज खत्म होता है। अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लेवल 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।